गुड आफ्टरनून। भी सिर्फ एक स्कूल ने ज्वाइन करा है, सिविल लाइंस। बाकी स्कूल्स कहाँ चले गए? ये कौन है? DP1A स्कूल का नाम ही है ये? कैसे लगा रखी है ये फोटो? चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए थे, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमने कल कहाँ छोड़ा था? रिडक्शन पोटेंशियल पे छोड़ा था, जहाँ पे मैं तुम्हें बता रही थी कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ठीक है। ये तो इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन ये मेन हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो फ्लोरीन की अगर मैं देखूं तो रिडक ये जो है वैल्यूज़, ये रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी हैं, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा है और लिथियम की सबसे कम है ना, माइनस में सबसे कम है, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है वो इजीली खुद को रिड्यूस कर पाता है और दूसरों को इजीली ऑक्सीडाइज कर पाता है ना। क्या आ रहा है ये? सिविल लाइंस इज कनेक्टिंग टू ऑडियो, डिड नॉट कनेक्ट ऑडियो। सिविल लाइंस, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? सबको ऑडिबल है ना? हम्म। तो देखो मैं बोल रही थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, है ना, वो खुद को उतनी जल्दी रिड्यूस कर पाएगा और दूसरों को उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बस दिमाग में रखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो a gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y minus and 1 molar Z minus। अगर रिडक्शन पोटेंशियल Z का ज़्यादा है Y और X से, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि Z जो है खुद रिड्यूस होगा और Y एंड X को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से y जो है खुद रिड्यूस होगा और x को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और x खुद रिड्यूस होगा, किसी और को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। y विल ऑक्सीडाइज x एंड नॉट z। तो y x को ऑक्सीडाइज कर पाएगा पर z को नहीं कर पाएगा, ये बात ठीक है। y विल ऑक्सीडाइज z, y z को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। y अपने पीछे वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, y विल ऑक्सीडाइज बोथ x एंड z। तो y सिर्फ x को ऑक्सीडाइज करेगा, z को नहीं करेगा, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। y विल रिड्यूस बोथ x एंड z। तो y जो है वो रिड्यूस करेगा z और x को, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। y खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो वो उसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से।
लिख लिया सबने ये क्वेश्चन? अब देखो, पहले मैं यहाँ लिखवा देती हूँ तुम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड। अगर एस आर पी पॉजिटिव में है और ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा खुद को रिड्यूस इतनी जल्दी करेगा एंड दूसरों को ऑक्सीडाइज। और अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है। अगर एस आर पी नेगेटिव में है, ठीक है, और कम वैल्यू है, अब नेगेटिव में है और लेस वैल्यू है सबसे, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरों को रिड्यूस। और दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब हो गया वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी हमारे पास, ठीक है, तो जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं क्या हो रहा है, नीचे जाने पे रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये नीचे वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऊपर वाले ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। नीचे जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ेगी, ऊपर वालों की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये एरो बना हुआ है ऑक्सीडाइजिंग का और रिड्यूसिंग का। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस इसकी। तो देखो, पहली एप्लीकेशन है हमारे पास, हम इससे क्या बता पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन लिखा था कि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, है ना, तो मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बता सकती हूँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बता सकती हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, और चौथा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिंक, इसने रिएक्ट करा कॉपर सल्फेट के साथ और ये हमें देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, पर जिंक क्या हो रहा है यहाँ पे, Zn 0 से +2 में जा रहा है, तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो गया रिडक्शन। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ठीक है, जिंक माइनस में है, कॉपर प्लस में है, तो मतलब कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर खुद रिड्यूस होगा। ठीक है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन। ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के टाइम में जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो डिस्प्लेस कर सकता है उस एलिमेंट को जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसके सॉल्यूशन से। ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल कम था, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, तो जिंक ने इसके सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कैसे बताएंगे, तो अगर कोई इजीली ऑक्सीडाइज कर पा रहा है ना, जैसे हमने बोला था कि जेड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था तो जेड खुद तो रिड्यूस होगा। ठीक है। एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था, तो मतलब एक्स ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, ऑक्सीडाइज हो पाएगा,
तो वो अच्छा मेटल कहलाएगा, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वे कौन करते हैं, नॉन मेटल करते हैं। तो नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये तो तुम्हें एनसीईआरटी में चार्ट मिलेगा, ठीक है, पर ये एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी। और ये थ्योरी लिख लो, और फिर ये क्वेश्चन तो आई थिंक तुमने लिख ही लिया होगा, ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, आगे करते हैं अब क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन लिख लिया था, ये वाला क्वेश्चन देखो अब। अ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स गिवन है, ए, बी, सी और डी। ए है हमारे पास -0.250, -0.140, -0.126, -0.402, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मुझे किसका दिख रहा है, 126 वाला, मतलब सी का, है ना। जिसका सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा माइनस में। तो रिडक्शन पोटेंशियल सी का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। द एलिमेंट दैट डिस्प्लेसेस ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन। तो ए अपने एक्वा सॉल्यूशन में है, ठीक है। कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो रिप्लेस कर सकता है ए को, ठीक है। जैसे देखो अभी हमने यहाँ लिखा था, कॉपर को डिस्प्लेस करा था जिंक ने, है ना। तो कॉपर खुद रिड्यूस होगा। ऐसे ही यहाँ पे ए क्या है, अपने सॉल्यूशन से जब डिस्प्लेस होगा तो उसका रिडक्शन होगा और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका है डी का। तो यानी कि इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्या करेगा, इस ए को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी ओनली। डी डिस्प्लेस कर सकता है ए को फ्रॉम इट्स कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। लिख लो इसको।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक सिल्वर कॉपर आर दिस। तो हमें बताना है कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो जिंक सिल्वर कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, -0.76, 0.80, 0.34, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है यानी कि सिल्वर, ठीक है। सिल्वर क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा और बाकी दोनों को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, एजी कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, ये बात ठीक है। एजी कैन रिड्यूस, नहीं, जिंक कैन रिड्यूस, तो जिंक तो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो जिंक कैन रिड्यूस एजी एंड कॉपर, एजी प्लस नहीं, CO2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज, ये भी नहीं, तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिख लो। करें आगे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन का। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, ठीक है। तो ई सेल क्या है हमारा यहाँ पे, EMF ऑफ सेल है, और ई नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कितना ई सेल होगा, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन देती है, हमारे पास रिलेशन है क्या, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln QC, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर। N का मतलब है यहाँ पे, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या फिर लॉस्ट, ठीक है। F क्या होता है, F मतलब फराडे, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं फराडे, ठीक है। QC क्या होता है हमारा, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है उस टाइम पे अगर हम प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो उसको QC बोलते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, अगर हम मुझे ये ln हटाना है, लॉग की फॉर्म में लिखना है, लॉग बेस 10 की फॉर्म में, तो हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस D, ठीक है। ये स्मॉल A B C D क्या है, इसके स्टोकियोमेट्री नंबर है। तो QC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
क्यू सी हो जाएगा सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी, अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी। ठीक है, ये हो गया मेरा क्यू सी। अगर अब हम रिएक्शन को एट 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर की वैल्यू हमारी फिक्स रहती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू सी। एफ भी फिक्स ही है तो 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 0.059 आता है। अगर क्वेश्चन जेई में सपोज उन्होंने एन की वैल्यू तुम्हें 3 दे दी है ना, 3 आ गई तुम्हारी, तो तुम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 0.06 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो अप्रॉक्स मतलब एक फाइनल तुम्हें नंबर दे रखे हैं, डेसिमल में नहीं दे रखा अगर नंबर, तो तुम इसको अप्रॉक्स 0.06 भी ले सकते हो। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अब इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम क्यूसी किसके इक्वल होता है, केसी के इक्वल होता है। तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे ये जो ई सेल होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको लिख लो इक्वेशन को, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लिखो। चेंज कर दूं, करें आगे क्वेश्चन। तुम्हारे पास क्वेश्चन है,
रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो मैं यहाँ पहले रिएक्शन लिख देती हूँ। हमारे पास रिएक्शन है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव Mg2 प्लस, ठीक है, प्लस 2Ag, ठीक है। अब हमें ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो पहले तो देखो ये देखें Mg+2 में जा रहा है ना, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड है, और 2Ag प्लस रिडक्शन होके जा रहा है, तो ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, मैं मान रही हूँ कि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस से पूछी गई है, तो ये हो गया 0.059 अपॉन एन लॉग QC, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा है हमें, और कुछ नहीं दे रखा ना। ई सेल कितना है, नहीं है। ई नॉट सेल कितना है, 3.17 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना हो जाएगा, Mg2+ में क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में जाएगा, बट दोनों साइड हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो n हो गया हमारा 2 लॉग QC मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की, तो Mg2+ कितना गिवन है हमें 0.130 अपॉन Ag+ कितना है 0.0001 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। करें आगे, कर लिया सबने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है EMF ऑफ द सेल, हमें यहाँ पे सेल दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ मैं इसको, निकल निकल+2, फिर सॉल्ट ब्रिज है हमारा, और उसके बाद है Au+3 से Au, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशंस कितनी है, 1 मोलर और 0.1 मोलर, तो इसकी 1 मोलर है, इसकी 0.1 मोलर है, ठीक है। अच्छा
पहले देखो जब भी नोटेशन लिखते हैं सेल नोटेशन तो पहले एनोड लिखते हैं बाद में कैथोड लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि एनोड पर कौन है, निकल है, निकल ऑक्सीडाइज होगा Na+2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कैथोड पर कौन जाएगा, Au, गोल्ड जाएगा हमारा Au+3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au बनाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। निकालना क्या है हमें, ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है, हमें ई सेल निकालना है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, मैं मान रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अपॉन 6 लॉग क्यू सी निकालना है अब, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस को जब मैं ऐड करूँगी, है ना, ऐड करने से क्या आएगा मेरा, निकल मेरा राइट साइड आएगा, तो लॉग निकल+2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा ये Au+3 की कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्क्वायर, ठीक है। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। देखो कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं, पर फिर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लेती हूँ फॉर्मूले में, और दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे +2 से निकल जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 गया -0.25, +3 से 0 गया, रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.50, ठीक है। तो कैथोड है 1.50 माइनस एनोड कितना है हमारा 0.25, तो ये हो जाएगा 1.50 प्लस 0.25, यानी कि ये हो गया हमारा 1.75 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल ये आ गया 6 अपॉन लॉग निकल+2 कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो यहाँ से ई सेल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्यूशन लिखो।
सॉल्यूशन लिख लो। करें आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अब तुम लोग कर सकते हो, है ना। सेल दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एंड आयंस इज डबल्ड, तो ईएमएफ ऑफ सेल विल बी। तो इसको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में करके लाना है ये वाला। और नेक्स्ट भी होमवर्क में आराम से करके ला सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकालना है, मतलब इक्विलिब्रियम है यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ई नॉट सेल दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो सिंपल। और एन कितना होगा यहाँ पे, एन हो जाएगा 2। तो सिंपल फॉर्मूला लगाकर बस के सी निकालना है, ठीक है। तो ये और ये होमवर्क करके लाने हैं दोनों, ठीक है। इसको लिखो पहले तो। लिख लिया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं। अच्छा ये देखो, रिलेशन ऑफ ई नॉट सेल विद के सी एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम पे, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन, ये माइनस 0.05 ले रही हूँ मैं, या आर टी की फॉर्म में लेते हैं, रुको। आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, ठीक है।
2.303 भी आएगा ना यहाँ पे, -2.303 अपॉन NF/RT log KC। अभी मैं ये लिखूंगी कि ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ई सेल ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब अगर डेल्टा जी की बात करें, ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC। ठीक है, अब ln को चेंज कर लेते हैं, तो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC, मैं इक्विलिब्रियम पे लिख रही हूँ तो log KC हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा जी। ठीक है, ये है मेरी गिब्स फ्री एनर्जी, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ई सेल और डेल्टा जी दोनों के दोनों ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम दोनों के दोनों ज़ीरो हो गए, तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log K। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, हम इस फर्स्ट इक्वेशन से इस पूरे की वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ ये लिखा है तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैं निकाल रही हूँ वैल्यू, ये ज़ीरो हो गया, ये मेरा पूरा ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ई नॉट सेल कितना आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। ठीक है, ओके, ये आ गया मेरा ई नॉट सेल। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकेंड वाली इक्वेशन से लिखती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से मेरा डेल्टा जी नॉट कितना जाएगा, है ना, डेल्टा जी नॉट निकालते हैं, दिस विल बी इक्वल टू -2.303 RT log KC। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं, है ना, तो 2.303 RT log KC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, NF इंटू ई नॉट सेल लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल इंटू NF, ये लिख सकते हैं हम। इस पूरे वैल्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, NF ई नॉट सेल लिख दिया। ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। तो ये मेरी एक रिलेशन बन गई है, डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, इस रिलेशन को लिख लो, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लिखो।
ठीक है, आगे करें आप। तो कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी जो है डेल्टा जी नॉट जो है हमारा, वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी एडिटिव होती हैं नेचर में, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कॉपर है, कॉपर पहले कन्वर्ट हुआ Cu प्लस में, फिर कन्वर्ट हुआ Cu+2 में, ठीक है। मान लो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी 5 है, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी 3 है, तो इसकी निकालो, ठीक है। तो सिंपल एडिटिव है, तो इसको और इसको ऐड करो, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये ई नॉट सेल निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, मैं बोलूँ कि इसकी, मान लो इसका ई नॉट सेल 5 है, इसका ई नॉट सेल 4 है, मतलब एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं। मान लो इसका 0.5 है और इसका 0.4 है, ठीक है। और मुझे इस पूरे रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल जो होता है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो एडिटिव नहीं होती नेचर में, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डेल्टा जी नॉट को लेके कंसीडर करेंगे, डेल्टा जी नॉट को कंसीडर करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है नेचर में, एडिटिव इन नेचर। और अगर यही बात करें ई नॉट सेल की, तो ई नॉट सेल हमारा इंटेंसिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये नॉन एडिटिव होता है नेचर में। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमें दे रखे हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, ई नॉट ही निकालना है। तो देखो, पहला है सी यू, सी यू कन्वर्ट हुआ होगा सी यू प्लस में, फिर कन्वर्ट हुआ होगा Cu+2 में, ठीक है। तो सी यू से सी यू प्लस के लिए, सी यू से सी यू प्लस के लिए हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.50। तो ये वैल्यू दे रखी है हमें ई नॉट की 0.50 वोल्ट। सी यू प्लस से Cu+2 के लिए कितनी है हमारे पास, 0.15 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालनी है सी यू से Cu+2 के लिए, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ई नॉट सेल एडिटिव नहीं है तो हम यहाँ पे डेल्टा जी नॉट को यूज़ करेंगे। तो मैं मान रही हूँ इसका डेल्टा जी नॉट फाइनल है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट फाइनल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी नॉट फर्स्ट के प्लस डेल्टा जी नॉट सेकेंड के प्लस डेल्टा जी नॉट सेकेंड के, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, -NF ई नॉट सेल फाइनल का, इसके लिए क्या हो जाएगा, -NF ई नॉट सेल फर्स्ट का प्लस -NF
ई नॉट सेल सेकंड के लिए, ठीक है। एन भी चेंज करेगा, है ना, एन चेंज करेगा सब में, बस एफ कॉमन है सब में, तो एफ को कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा माइनस एन। अच्छा मैं डायरेक्ट अब लिख रही हूँ, है ना, कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फाइनल वाले के लिए एन कितना होगा, 0 से +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा -2 इंटू ई नॉट सेल फाइनल का इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल 1 कितना है, 1 ही है, और इसके लिए भी 1 ही है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू ई नॉट सेल फर्स्ट का -1 इंटू ई नॉट सेल सेकेंड का, ठीक है। ई नॉट सेल फर्स्ट का कितना गिवन था, 0.50, -1 इंटू कितना है 0.15, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। डिवाइड कर देना 2 से, तो ई नॉट सेल फाइनल आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर बताओ इसका क्या आएगा। सिविल लाइंस, कालका जी, गौतमपुरी, क्या आंसर होगा फाइनल। करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, चलो मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको खुद से सॉल्व करना है। हमारे पास है Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe में कन्वर्ट होगा, और Fe+3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Fe में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए ई नॉट सेल हमारे पास है -0.440 वोल्ट, और इसके लिए ई नॉट है हमारे पास -0.036 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फोर, मतलब हमें ई नॉट निकालना है किसके लिए, फोर Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में जा रहा है, ठीक है। तो Fe सबसे पहले किस में जाएगा, Fe पहले +2 में जाएगा, फिर +3 में जाएगा। तो वो कह रहे हैं +3 और +2 क्या
ये निकालना है तुम्हें, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। +2 से Fe का इसकी वैल्यू दे रखी है, +3 से Fe की इसकी भी दे रखी है ना, इसकी दे रखी है ऊपर वाले की, इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल, इन दोनों को ऐड करके डेल्टा जी नॉट दोनों को ऐड करके किसके इक्वल होगा, फाइनल के इक्वल होगा। तो यहाँ से ई नॉट सेल निकल सकता है, तो इसको करो। लिख लिया है सबने, आगे करें। अब देखो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तुम लोग अपने फिजिक्स में ही पढ़ते हो। रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो ये क्या है, एक अपोजिशन है, जो मेजर है अपोजिशन का, जो कि ऑफर्ड होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमें हमें याद रखना है कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये आएगा V इज इक्वल्स टू आर इन टू आई। वी क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, और आई क्या है यहाँ पे, करंट। करंट की यूनिट एम्पेयर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट तो V होती है, वोल्ट। ठीक है, तो ये लिख लो रेजिस्टेंस के बारे में, और फिर ये नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वगैरह, या भी देख ही लेते हैं ना। देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है हमारा, कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस का अगर तुम रेसिप्रोकल कर दोगे, रेजिस्टेंस क्या था, अपोज करना इलेक्ट्रिक करंट को, और ये क्या करेगा, ये फ्लो कराएगा इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और ये क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टेंस किसके इक्वल हो गया, 1/r के। 1/r का मतलब हो गया 1/ओम के, और 1/ओम को क्या लिखते हैं हम, सीमेन। ठीक है, तो पर ओम, या फिर इसको एक और नाम देते हैं मो का, या फिर क्या लिखते हैं, सीमेन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट। तो मान लो ये मेरा एक कंडक्टर था, ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। अब इस कंडक्टर की कितनी लेंथ है और कितना एरिया है, तो लेंथ पर यूनिट एरिया को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें उसकी कितनी लेंथ है और उसका कितना एरिया है, लेंथ पर यूनिट एरिया करोगे तो क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, सेल कांस्टेंट की यूनिट की अगर बात करें, तो लेंथ हम मीटर में लेते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो सेल कांस्टेंट L/A क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई पर मीटर। ठीक है, तो ये लिख लो, पहले ये लिखो फिर अगला लिखना।
लिख लिया ये? नेक्स्ट भी लिख लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में और सेल कांस्टेंट। ठीक है, कर लिया। अब आगे देखो रेजिस्टिविटी, तो इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टिंग पावर ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो आर जो होता है वो इक्वल होता है रो इंटू एल अपॉन ए के, और ये जो रो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बस एक इतना सा फॉर्मूला याद रखना है हमें ये। ठीक है, आगे जब हम रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आगे हम पढ़ेंगे, तो हम उस टाइम पे रेजिस्टिविटी को यूज़ करेंगे, है ना। जब मैं कप्पा के बारे में पढ़ाऊंगी तुम्हें, तो उस टाइम पे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है हमारी? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिख लो 1 मिनट पहले इसको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। चलो, बाय बाय।